कल के लेक्चर में हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था। ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम कर चुके हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कौन से मसल्स हेल्प करते हैं? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्योंकि लंग्स का अपना कोई मस्कुलेचर नहीं है जो इसके एक्सपेंशन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करे। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब इनहेल करेंगे हम। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं, उस टाइम ये दोनों मसल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इन दोनों मसल्स की क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से अंदर जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एक्सहेलेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होगा। इंस्पायरेशन के टाइम पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा लंग्स के अंदर। ठीक है, अब बाहर एटमॉस्फेयर में इसके कंपैरिजन में प्रेशर ज्यादा है तो जो एयर है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी। ये सब हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। एक्सहेलेशन में इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ऑपोजिट। रिलैक्सेशन होगी मसल्स की, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने आपको डायग्राम वगैरह सब समझाया था इसका। नेक्स्ट था एक्सचेंज ऑफ दी गैसेस। दो लेवल पे हमने एक्सचेंज करना था, पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज और एक था टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज। ये जो पल्मोनरी वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका मतलब है लंग्स और ब्लड के बीच में। पल्मोनरी का मतलब क्या था? लंग्स एंड ब्लड के बीच में हमने गैसियस एक्सचेंज करना था। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जहां पल्मोनरी वर्ड आ जाएगा वहां लंग्स का पक्का जरूर कोई ना कोई रोल होगा ही होगा, मेंशन किया होगा, लंग्स और ब्लड के बीच में। टिश्यू लेवल का मतलब क्या था? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और ये इंटरनल है, बॉडी के बिल्कुल अंदर हो रही है ना टिश्यूज के साथ, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इस पूरे रेस्पिरेशन में पार्शियल प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैंने बताया था, हर गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर एंड दैट प्रेशर इज नोन एज दी पार्शियल प्रेशर। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पार्शियल प्रेशर और यहाँ मैंने लिख दिया ये। तो ये इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन। अगर मैं ऐसे लिखती हूँ PCO2 तो इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड। और गैसेस जो हैं वो हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में मूव करती हैं। तो जब हमने ये टॉपिक किया था, हमने इस डायग्राम से समझा था, पहला एक्सचेंज हमने करना है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड, ये दोनों वाला, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगला रेस्पिरेशन है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं टिश्यू लेवल एक्सचेंज। टिश्यू लेवल एक्सचेंज, या हम इसको कह सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्लड दोनों में कॉमन है बेटा, एक बार लंग्स और ब्लड के बीच में हो रहा है और एक बार ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है। मैंने कल आपको बताया था मेडिकल में आपकी लाइन में ब्लू कलर जब भी किसी डायग्राम में देखोगे, ब्लू कलर जब ब्लड के विद रिस्पेक्ट टू कहीं पे ब्लू कलर दिया होगा तो उसमें उसका मतलब होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई एम रिपीटिंग अगेन कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड ब्लू कलर का हो जाता है, हम डायग्राम में सिर्फ शो करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर से। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन लेस है एंड CO2 मोर है। इसको हमारी भाषा में इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको कैरी कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये वाली। ऐसे ही अब जो रेड कलर वाला इसका सारा उल्टा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन मोर, CO2 लेस, प्योर ब्लड, और उसको कैरी कौन करता है? पल्मोनरी वेन। तो ये बेसिक चीज समझाई थी। अब आपने सारे डायग्राम में पार्शियल प्रेशर पे गौर करना है। यहाँ मैंने कहा था 58 लिख लेना, 58 mmHg।
every tissue has different partial pressure of the oxygen as well as different partial pressure of the carbon dioxide. अब हम हर टिश्यू को कंसीडर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने जनरल एक वैल्यू ले ली किसी एक टिश्यू की, ठीक है। यहाँ देखो बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, लंग्स में कम था, तो ऑक्सीजन अंदर की तरफ आ गई, ठीक है। अब यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ 40 है और यहाँ 104 है, तो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई। जैसे ही ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आई, पहले ऑक्सीजन कम थी इसके पास, अब ये ऑक्सीजनेटेड बन गया, ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, कितना हो गया 95। अब ये ऑक्सीजन इस रास्ते से ट्रेवल करती हुई हार्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच गई। टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल है सिर्फ 30, यहाँ है 95, अब ये कहाँ डिफ्यूज हो गई, टिश्यू में। इस तरह से जब हमने सांस ली तो एटमॉस्फेरिक एयर बाहर से कहाँ पहुंच गई, हमारे टिश्यू में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ब्लड कहाँ, इस तरफ से टिश्यू में ये पहुंच गया, ठीक है, लंग्स और ब्लड के बीच में भी एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को हम उल्टा लेके चलते हैं, CO2 है यहाँ 50, यहाँ CO2 है 40, तो हाई से लो में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आ गई। ये ब्लू वाला हमें पता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 हमेशा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पहुंची, लंग्स में 40 है CO2, ठीक है, और यहाँ 45 है, फिर ये हाई से लो में जाएगी, यहाँ आ गई, ठीक है। एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है, सिर्फ 0.3, ठीक है, सॉरी 27। अब ये यहाँ से बाहर निकल आएगी, यहाँ 40 था, यहाँ 27 था। हर गैस जो है, चाहे O2 है चाहे CO2 है, इट इज मूविंग फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ये भी ऐसे ही मूव कर रही है, ठीक है। जब लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा था तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन था, जब ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा था तो इसको था कहा हमने टिश्यू लेवल एक्सचेंज, इंटरनल रेस्पिरेशन। कल मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं एक्सप्लेन करो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, तो आपको सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये बताना है कि कैसे एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो एल्वियोलाई में आती है और एल्वियोलाई से जो एयर है वो ब्लड में चली गई, एक तो आपको ये बताना है। फिर आपको ये बताना है कि कैसे एयर ब्लड में थी, ब्लड से कहाँ गई, टिश्यू में। अल्टीमेटली हमारा जो एम होता है सांस लेने का, वो क्या होता है, हम सांस अंदर लें, ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल हर टिश्यू के पास ऑक्सीजन जानी चाहिए। दिस इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट, ठीक है। और यहाँ पे मेन रोल किसका था, पार्शियल प्रेशर का। अपने हाई से लो में ये मूव करती है, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देते हैं। एक टॉपिक अब नेक्स्ट आएगा बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। बस ये लास्ट है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समझना है, इसके बाद 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, अब इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आएगी, यहाँ हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट का जिक्र करते हैं। जब भी आपसे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पूछा जाएगा, आपको हीमोग्लोबिन वाला पार्ट मेंशन करना है कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी तक तुमने सिंपल समझ लिया था कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है लंग से और CO2 वापस देता है लंग्स को, ठीक है, हमें पता है ब्लड ये काम कर रहा है। लेकिन ब्लड में कौन करता है, RBCs, WBCs, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब हम और डिटेल में जाएंगे और हम किसका रोल स्टडी करेंगे, हीमोग्लोबिन का। ये एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों के अंदर, जो आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको समझाया था कि हमारे लंग्स में ऐसे बहुत ब्रांचेस आ रही हैं, पहले ऐसे आ रही हैं, फिर ये ऐसे हो गई, फिर ये फर्दर ब्रांच होती जाएगी,
ठीक है, फिर ये ऐसे ब्रांच कर गई, ऐसे बहुत बहुत ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस अंत में ऐसे स्ट्रक्चर में जाके ओपन होती है, कहीं तो इनका भी एंड होगा ना। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं, मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ बेटा, हमारे लंग्स में यहाँ खत्म होती हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई पे ब्लू और रेड देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स इस पे फैली हुई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई है। आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो रिच होना चाहिए ब्लड सप्लाई में, तो ये रिच ही है, इसका नेटवर्क फैला हुआ है। ब्लू वाले में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा है और रेड वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। यहां तक कर लोगे अपने आप, कोई डाउट? बेटे रिप्लाई किया करो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक कोई डाउट है आपको? प्रॉपर बात किया करो, बोला करो, बोलने से कोई मना नहीं है, ठीक है। जिस चीज को मैं पूछ रही हूँ कम से कम उसका जवाब दिया करो। नेक्स्ट टॉपिक आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी गैसेस। मैं आज सिर्फ इतना ही आगे कराऊंगी, पिछले वाला एक बार सारा अच्छे से आपको डिफरेंस समझाऊंगी अब तक हमने क्या किया, तभी हम आगे चलेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अब क्या है इसको ध्यान से समझना। पहले तो एक बात गांठ बांध लो कि हमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, ऑक्सीजन व्हेन डिफ्यूज इन, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, इट इज टेकन इन दी टू फॉर्म। आपने शुरू से बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को दो तरीके से हम अंदर लेते हैं। एक तो डिजोल्व फॉर्म में, सिर्फ 1 से 3%, बाकी सारी हमारी जाती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके 97 to 99%। मतलब सपोज हमने 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अंदर लिया, तो इसमें से 3 मॉलिक्यूल सिर्फ ऐसे होंगे जो डिजोल्व फॉर्म में जाएंगे, मतलब हमारे जो बॉडी का लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा है, उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। बाकी मान लो 97 99 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके जाते हैं। तो मेन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अंदर आती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सबको मालूम है। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक पार्ट होता है आयरन वाला जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग और पोरफायरिन हेड। अब ये जो पोरफायरिन हेड होता है इसके पास 4 रिंग्स होते हैं और हर रिंग के पास एक आयरन है। इसमें देखना, हीमोग्लोबिन का पहली बात तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ ध्यान है ना कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। यहाँ देखा 4 कलर से अलग अलग चेन्स दिखाई दी हैं और 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। और इसमें एक आयरन कंटेनिंग पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, हीम। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। ये प्रोटीन पार्ट होता है और ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि एक आयरन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। 1 आयरन कैन बाइंड, ये इसकी वैलेंसी टेंडेंसी है कि एक आयरन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। इस डायग्राम में देखो, ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये आयरन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन लोड हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगी,
हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन पार्ट है और एक हीम पार्ट है। ऑक्सीजन सिर्फ हीम पार्ट पे अटैच होती है, ग्लोबिन पार्ट पे अटैच नहीं होती। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। स्ट्रक्चर याद है ना प्रोटीन्स का, ठीक है। इट कंटेन हीम कोएंजाइम विद आयरन कोफैक्टर्स एट दी सेंटर। आयरन कोफैक्टर्स होते हैं, एक आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और फिर बाद में इसको रिलीज हो जाएगा। ईच फेरस आयन बाइंड टू दी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन है, तो कितनी ऑक्सीजन बाइंड होंगी? 4। ये देखो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 4 आयरन है, 1 2 3 4, ये फिरोजी कलर से दिख रहे हैं। इस पे 4 ऑक्सीजन बाइंड कर गई, तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन जो है, 1 hemoglobin can bind with the 4 molecule of the oxygen, क्योंकि 4 आयरन है और ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर जाएंगे। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हम बात करें 1 ग्राम की, ये हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ दी ऑक्सीजन। ये वैल्यू तुम्हें वैसे भी याद रखनी पड़ेगी। मेल और फीमेल में तुम्हें पता है हीमोग्लोबिन का फर्क होता है। ब्लड जब आप चेक कराते हो, मेल और फीमेल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। In female, range of the hemoglobin is different from the male. Generally 100 ml of the blood has 15 gram of the hemoglobin. ये वैल्यूज तुम्हें ध्यान रखनी है। हमारे बॉडी में जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसका 3% सिर्फ डिजोल्व फॉर्म में जाता है, उसका 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। अब हीमोग्लोबिन इतना जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ब्लड ऑक्सीजन को अपने आप नहीं ले सकता, हीमोग्लोबिन लेता है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि ये एक प्रोटीन है, इसमें 4 आयरन होते हैं, ठीक है। एक आयरन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो एक हीमोग्लोबिन इसका मतलब 4 ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। अगर हम ml की फॉर्म में बात करें तो 1 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.3534 ml ऑफ द ऑक्सीजन। 100 ml में हीमोग्लोबिन इतना है, तो कितनी ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी इससे? 15 इंटू 1.34। ये सिंपल सी वैल्यूज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। 100 ml of the blood can carry 15 into 1.34 ml of the oxygen। ये लगभग 19.5 आती है वैल्यू। मेल में अलग अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, फीमेल में अलग है, तो थोड़ा सा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी फर्क आएगा, ठीक है। मेजर पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फैक्टर विच फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कौन कौन सी कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो फेवर करता है? हाई पार्शियल प्रेशर होना चाहिए एल्वियोलर एयर के अंदर, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ब्लड के अंदर। ये मैं ये बता रही हूं कि हमारी बॉडी में जिस टाइम ऑक्सीजन हम इंटेक करते हैं, किससे बाइंड करती है? बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिया, 100% हम मान के चलें, तो इसका 3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व जाता है, लेकिन 97% जो है वो क्या करती है? बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन। तो हमें इसको समझना है कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। इसको समझने के लिए अर्पित अपना फोन ऑडियो म्यूट करो। अर्पित
तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ऑक्सीजन है 97% ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके दो पार्ट है, एक तो है हीम और एक है ग्लोबिन पार्ट। इस हीम के पास ये आयरन है, ठीक है। वन आयरन कैन बाइंड विद वन ऑक्सीजन, तो 4 आयरन कैन बाइंड विद दी 4 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम ग्राम्स की फॉर्म में बात करें तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट 1.34 ml ऑफ दी ऑक्सीजन। ये बात हम कर रहे थे 1 मॉलिक्यूल की। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 4। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1.34 ml ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फीमेल के अंदर 12 से 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मेल के अंदर लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो ये कितनी ऑक्सीजन ट्रेवल कराएगा? ये 15 इंटू 1.34 और ये करवाएगा 13 इंटू 1.34 ml ऑफ दी ऑक्सीजन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कब कर पाएगा? दो कंडीशन होनी चाहिए जब ये बाइंड करता है। पहली कंडीशन ये होती है कि इन दी एल्वेलाई PO2 इज हाई, और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दी लंग्स PCO2 इज हाई। इन दो कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा। इनमें कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत बस डाटा था जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा ये आरती मैं ये कह रही थी कि आपकी बॉडी में जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? मान लो आपने 100% ऑक्सीजन ली, 3% तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। आपको सबको पता होगा कि जो हमारा ब्लड है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है सेल्स। सेल्स में वो आ जाती हैं RBCs, WBCs और ये आपकी प्लेटलेट्स, ये सब, ठीक है। तो 3% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, बाकी का आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है 97%। हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, हीम और ग्लोबिन पार्ट है, आयरन पार्ट ऑक्सीजन से बाइंड करता है, 4 आयरन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं। ये वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को ट्रेवल करा सकता है। जितना जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा उतनी ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करेगा। 1.34 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये मैं ये बता रही थी कि ऐसे कौन सी कंडीशंस होंगी जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। एक तो एल्वेलाई में PO2 हाई हो गया, मतलब आपने सांस ली, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो ये ब्लड को देगी। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, लंग्स में PCO2 हाई है, लंग्स में PCO2 हाई है, इसका मतलब सॉरी ब्लड में PCO2 हाई है, इसका मतलब PO2 लो है। अगर लो होगा तभी वो जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। हाई PO2 इन दी एल्वेलर लेयर, जब लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया तो उसको ब्लड को देनी ही पड़ेगी, एक तो ये कंडीशन। दूसरा, ब्लड में PCO2 हाई है, PCO2 हाई है इसका मतलब ऑक्सीजन लो है, लो है तो वो फिर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जो इसकी फॉर्मेशन को फेवर करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट 3 तरीके से होता है। जिस तरह से ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वैसे ही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो ट्रांसपोर्ट करता है, बट थोड़ा रिवर्स कंडीशन में था। इस डायग्राम में ब्लड एक बार ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, रेड कलर से देख रहे हो, एक बार वो CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो ब्लड तो दोनों ही काम कर रहा है ना। तो जो जब उसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की थी तो ब्लड ने क्या किया था, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन था, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, तब उसने उसको ट्रांसपोर्ट किया इन दी फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सकता है। अब इस तरफ की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो ब्लड जो है वो CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करा रहा है। अब ये 3 तरीकों से है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मेन ये वाला तरीका था, बट CO2 का ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से होता है।
इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा एज वेल एज द आरबीसीज. ठीक है, 100 ml of the blood can transport 3.7 ml of the carbon dioxide. पीछे हमने क्या पढ़ा था? 100 ml of the blood can transport 1.34 ml of the oxygen. लेकिन CO2 कितना ट्रांसपोर्ट करता है? वो 3.57 ml. CO2 is transported in the three forms. कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में 7% जाती है, ठीक है. बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 70% जाती है. 70 और 7 कितना हो गया? 77. कितना बच गया? 23. हम 100 मान के चलते हैं ना. बाकी की एज कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन 23%. तो वहां हमने ऑक्सीजन का तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है. ऑक्सीजन तो दो ही फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है. अगर आपने 100% ली तो 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व है, 9% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है. लेकिन CO2 का फंडा ऐसा नहीं है. आपने अगर 100% CO2 ली है तो ये जाएगी 7% अलग तरीके से, 70% अलग तरीके से, 23% अलग तरीके से. ठीक है, 7% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, 23% जा रही थी इस फॉर्म में कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, और 70% जा रही थी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में. अब ये हमें 3 तरीके पढ़ने होंगे, ये अलग अलग तरीके से जा रही है. टोटल ये भी 100% हो गया. ठीक है, एज कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयंस थ्रू दी प्लाज्मा, मतलब डिसॉल्व फॉर्म हो गई एक तरह से. सबसे पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, बॉडी में वाटर के साथ कंबाइन कर गई. वाटर के साथ कंबाइन करते ही क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड. मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस सबसे फास्ट एंजाइम होता है, सबसे तेज एंजाइम. इसको जिंक आयन की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में थी, टिश्यूज से कहाँ आई? वो वाटर में डिसॉल्व हो गई. ब्लड में लिक्विड पोर्शन जो होता है उसमें डिसॉल्व हो गई. क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड. ठीक है, ये रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिसको हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था फास्टेस्ट एंजाइम, बहुत तेज एंजाइम होता है. ठीक है, 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज द कार्बोनिक एसिड. हमारी बॉडी में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं उसका 7% कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकलता है. अगर हम इसको ml की फॉर्म में बात करें तो 0.3 ml ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गोज out of the 3.7 ml of the blood. This reaction is taking place in the RBCs. ये कहाँ पे हो रही थी? RBCs के अंदर. आपको एंजाइम वाला पोर्शन याद है कि मैंने बताया था सबसे तेज एंजाइम ये होता है. ठीक है, दूसरा हमने वहां पढ़ा था कि कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए कोफैक्टर्स, को एंजाइम चाहिए होते हैं. ऐसे इस एंजाइम को क्या चाहिए? जिंक आयन. 7% तो इस फॉर्म में जाएगी कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, बाकी 70% जाती है इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट्स ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम. मैक्सिमम पार्ट हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. एक्सचेंज में तो हमने सिंपल पढ़ लिया कि ब्लड जो है बाहर से ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक आया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसने बाहर निकाल दी. अंदर की बात अब हम पढ़ रहे हैं कि वो इतना इजी नहीं था, अलग अलग तरीके से गया. वो 7% तो गया वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, 70% जाएगा वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में, 23% वो जाएगी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में. तो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग तरीके से वो भेजेगा. ब्लड का ही रोल है हर जगह, कहीं पे प्लाज्मा तो कहीं पे आरबीसीज. सेकेंड है एज अ बाइकार्बोनेट ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम. ये वाली रिएक्शन कहाँ होती है? आरबीसीज में. अगेन ये वाली रिएक्शन भी कहाँ हुई थी? आरबीसीज में. रोल तो सारा ब्लड का ही है बेटा. सबसे पहले टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर आ गई,
कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करती है? वाटर से, ठीक है। एंजाइम यही वाला है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। ये इतनी रिएक्शन तो यही वाली थी। अब कार्बोनिक एसिड टूटता है हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। ये जो बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं ये आरबीसी से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। जब भी बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलेगा, अगर एक निकल रहा है तो एक क्लोरीन आयन आरबीसी के अंदर जाएगा पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने लेनी है। इस डायग्राम में देखो, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ने लेनी है। वो कैसे ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हुई, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हुई और क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। इतनी रिएक्शन तो यही वाली थी। ये टूट गया हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये आरबीसी से बाहर निकलेगा तो क्लोरीन आयन अंदर जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन दी पीएच। नेक्स्ट क्या होगा? अब जो बाइकार्बोनिक ये आयन आयन थे ये आरबीसी से बाहर निकल आए। आरबीसी से बाहर निकलने का मतलब है ये कहाँ आ गए? प्लाज्मा के अंदर। दे बाइंड विद द सोडियम एंड द पोटेशियम आयन, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम आयन आरबीसी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन ये बाहर आ सकता है, ठीक है। तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और इधर से पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। यहां तक मैंने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधा CO2 की फॉर्म में बाहर नहीं निकलती। हमारे टिश्यूज में CO2 जनरेट हो गई बहुत सारी एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये ब्लड को दे रहा है, ठीक है। ब्लड इसको 3 पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। 7% अलग तरीके से, 70% अलग तरीके से, 23% अलग तरीके से। 7% कैसे करता है कि CO2 ब्लड में आई, वाटर के साथ कंबाइन करी, प्लाज्मा में वाटर होता है और बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड। 7% तो इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ। यहाँ जो एंजाइम था वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, ठीक है। अब सेकंड है CO2 ली ब्लड ने, ये किस में चली गई? अब आरबीसी के अंदर। ये हमारी सेल्स हैं, ये कंबाइन करेगी सेल के अंदर वाटर से। अगेन क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड। वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, सेम टू सेम। अब ये डिसोसिएट कर जाता है H आयंस में और HCO3 नेगेटिव आयन, बाइकार्बोनेट आयन इसको बोलते हैं। ये आरबीसी के अंदर नहीं रहेगा, ये आरबीसी से बाहर निकलेगा, ठीक है। बाहर क्या है? प्लाज्मा। ब्लड क्या है ना, ब्लड का पोर्शन है ये। अगर एक ये बाहर निकलता है तो एक क्लोरीन आयन अंदर चला जाता है इन ऑर्डर टू मेंटेन दी पीएच, ठीक है। अब प्लाज्मा में इसका क्या बनेगा? प्लाज्मा में ऑलरेडी सोडियम प्रेजेंट होगा या पोटेशियम प्रेजेंट होगा। ये इनके साथ बाइंड करके सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बनाएगा और फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ जाएंगी ये? लंग्स में। लंग्स से ये नॉस्ट्रल में, नॉस्ट्रल से हम इसको बाहर निकाल देंगे। एटमॉस्फेयर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। सोडियम पोटेशियम आरबीसी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन इनको अलाउ नहीं करती, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन बाहर आ सकता है, ठीक है। 70% इस तरीके से गया, बाकी बचा 23%। 23% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इट इज टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स। ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स नहीं होता, थोड़ी देर के लिए बनता है। CO2 binds with the amino group of the hemoglobin and the complex formed is known as the carbamino hemoglobin। तो 7% किस फॉर्म में गया? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। 70% सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो इस तरह से 100% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 12th में भी आएगा, स्मोकिंग हमारे लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। सिगरेट स्मोक करना,
क्योंकि जब भी आप कोई चीज स्मोक करते हो, धुआं आता है बॉडी के अंदर, कुछ जलता है। जब भी इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है, जो लोग ज्यादा बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनकी सांस बहुत फूलती है, शॉर्ट ब्रीथ होती है उनकी बहुत ज्यादा। रीजन क्या है कि अब इनमें क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रही है, कुछ जल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। आप आग भी जलाते हो, इनकम्प्लीट कंबस्टन जब भी होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि टॉक्सिक गैस है। ठीक है। जो ज्यादा सिगरेट स्मोक करेगा, बीड़ी पिएंगे, उनकी बॉडी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये गैस बहुत डेंजरस है। इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन जो है, दैट हैज 200 टाइम्स मोर एफिनिटी टू बाइंड विद दी सीओ। जिसकी बॉडी में सीओ बन रहा होगा, वो उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के इससे बाइंड करेगा, क्योंकि इसके साथ इसकी एफिनिटी 200 टाइम्स है। इतनी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। तो गड़बड़ हो गई, जहां नॉर्मली हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करना चाहिए था, वो इसको छोड़ के किससे बाइंड कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, ये कार्ब अमीनोग्लोबिन था, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, और ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब, परमानेंट का मतलब है बेटा कि जो हीमोग्लोबिन सीओ से बाइंड कर चुका है ना, अब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इस तरह से उस इंसान की जो सांस है वो फूलने लगती है, उसमें गैस का ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मुश्किल से होने लगता है। तो इसीलिए कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसमें थोड़ी वैल्यूज ज्यादा है। ऑक्सीजन को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो दो फॉर्म में होती है सिर्फ। इसको एक बार खुद से पढ़ लेना, समझ नहीं आएगा तो मैं कल रिपीट करूंगी। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, डिजोल्व फॉर्म में और ऑक्सी हीमो